हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। एंड एक बार फिर से मेरा फेवरेट टॉपिक है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे साइंस और फेथ। बहुत सारे लोग जब आप साइंस और फेथ का डिस्कशन करते हैं पब्लिक में तो आपके पास कुछ चुनिंदा 10-12 सवाल हैं वो आपके ऊपर फेंकते हैं। तो हम उन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि आइंदा से आपके सामने ये सवाल फेंके जाए तो आपके पास कुछ जवाब हो। तो संजय भाई बहुत कॉमनली लोग ये बोलते हैं कि साइंस की तो यार लिमिट है, उसके पास सारे आंसर्स नहीं है एंड इट ऑलवेज कीप्स चेंजिंग द आंसर्स। बट रिलीजन इज इटर्नल, वो पहले भी ऐसा ही था, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगा। एक्चुअली ये मुझे साइंस की ना एक अच्छी क्वालिटी लगती है कि जब साइंस को ज़्यादा पता चलता है तो वो अपनी पुरानी जो उसका रिजल्ट है उसको मॉडिफाई करता है कि पहले मुझे नहीं पता था अब लेकिन मुझे ज़्यादा पता चल गया है तो इसलिए अब नई नॉलेज ये है। ठीक है। रिलीजन ऑन द कॉन्ट्रेरी या फेथ ऑन द कॉन्ट्रेरी वो बिल्कुल रिजिड है कि जो पहले दिन था वही वो है, आज भी है। तो कोई इवोल्यूशन का स्कोप उसके अंदर नहीं है, कोई रिफॉर्म का स्कोप उसके अंदर नहीं है। ये बात और है कि बहुत सारे रिलीजन्स में बहुत सारे महान लोगों ने उनको रिफॉर्म करने की कोशिश करी है, मगर जनरली फेथ का ये फंडामेंटल है ही नहीं। मैं साइंस के रिफॉर्म होने की एक अच्छी एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे टिल द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, टिल लेट 19th सेंचुरी, न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाज सपोज टू बी द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर फिजिक्स, राइट। लेकिन 20th सेंचुरी में जब क्वांटम मैकेनिक्स ने पदार्पण किया तो उसने न्यूटोनियन मैकेनिक्स की समझ को ये नहीं बोला कि ये गलत है, बल्कि उसने बोला कि अब मुझे ज़्यादा पता है। तो उसने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अपने अंदर एनकैप्सुलेट कर लिया। फिर मैक्रो वर्ल्ड पे न्यूटोनियन मैकेनिक्स इज स्टिल वैलिड, माइक्रो वर्ल्ड पे देयर इज अ डिफरेंट फिजिक्स विच इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो दिस वाज पॉसिबल बिकॉज वी गेन मोर नॉलेज, और नॉलेज होने की वजह से हमें ये मालूम पड़ा कि अभी हमें कम पता था, अब हमें ज़्यादा पता है। फेथ ऑन द अदर हैंड, फेथ में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। फेथ में ये है कि आपने 1000-2000 साल पहले जो एक बात मान ली उसको आज तक माने रहो, और वो बात जो आपने मानी है वो एविडेंस बेस्ड नहीं है। साइंस और फेथ में लड़ाई है कि साइंस एविडेंस पे चलती है और फेथ को एविडेंस की कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए रिकन्सिलिएशन भी नहीं होता है ज़्यादातर वक्त। और ये कि साइंस को सब कुछ नहीं पता है, इसका आंसर वही है कि साइंस को हर वक्त सब कुछ नहीं पता है। पहले तो ये साइंस ने कभी ये दावा नहीं ठोका कि सब कुछ मुझे ही पता है। अलबत्ता साइंस ने ये ज़रूर बोला है कि जो मेरे मेथड्स हैं उन मेथड्स के ज़रिए मुझे अभी ये पता है, और ये चीज़ें जो हमें नहीं पता है इनको मैं इन्हीं मेथड्स को यूज़ करके जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और जब हमें वो पता चल जाएगा तब हम अपने नॉलेज बेस को अपडेट कर देंगे, विच इज़ नॉट द केस विद फेथ। और ये कि साइंस कैन नॉट आंसर एवरीथिंग, यस वो तो खुद कहती है। वो जिस चीज़ को वो प्रूव कर सकते हैं वो उस चीज़ को ही बोलते हैं। साइंस इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। ठीक है। और हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें एक सेकंड पे सारे लॉज पता चल जाएं, ये ऐसे नहीं होता है। नॉलेज ऑल्सो इवॉल्व्स, हमें नई नई टेक्निक्स आती हैं, हमारे पास नई नई चीज़ें आती हैं। चीज़ों को, यूनिवर्स को मेजर करने के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, नए प्रिंसिपल्स आते हैं, एंड देन वी अपडेट आवर नॉलेज। जैसे आपने एविडेंस की बात करी कि साइंस एविडेंस देता है, उसी तरह रिलीजन भी एविडेंस देता है। लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मिरेकल्स शेयर करते हैं, तो यू कांट ऐसे नहीं कह सकते। करते हैं बिल्कुल। देखिए साइंस के एविडेंस का एक एक प्रिंसिपल है कि वो एविडेंस जो है ना, ऐसे नहीं है कि किसी ने सो के उठा और उसने बोला क्या मुझे तो रात को ये पता चला। वो रेप्लिकेट होना चाहिए कि जब एक एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आप एक्सपेरिमेंट से उसको रेप्लिकेट करने की, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें तो वो रिप्रोड्यूस हो जाए। और जो लोग ये मिरेकल्स की बात करते हैं, मिरेकल्स आर नॉट रिप्रोड्यूसिबल यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। तो वो फिर किसी का, अब यार किसी को सपना आ गया, बहुत बाज़ वक़्त हमें ऐसे सपने आते हैं कि मैंने जाके फलाना कंट्री में जाकर रिवॉल्यूशन कर दी, और मैं सुबह उठ के जाके ये बोलने लग जाऊँ कि यार मैं चे गुएवारा का रीइंकार्नेशन हूँ। तो क्या ये सच है? ये नहीं है। और ये लोग, जो लोग मिरेकल्स में इतना बिलीव करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सारे अहम डिसीजंस, मतलब जो लाइफ एंड डेथ डिसीजंस होते हैं, उन उन उनसे लेके और रोज़मर्रा के छोटे-मोटे डिसीजन तक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड लॉजिक पे ही लेते हैं।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है और आपका गूगल मैप आपको दिखा रहा है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जाने के दो रास्ते हैं, और जो एक रास्ता है वो उसमें वो जैम्ड है, वो पूरा जैम ट्रैफिक जैम है उसके अंदर, आप दूसरे रास्ते से जाएं तो लोग दूसरे रास्ते से ही जाएंगे। ये है साइंटिफिक तरीके से सोचने का नतीजा कि आप उस रास्ते से जाएंगे। फेथ, अगर आप फेथ में ही इतना वो रखते हैं तो फिर आप फेथ तो आपको ये भी कह सकता है ना कि भाई मुझे तो फेथ है, मैं इसी रास्ते से पहले पहुंचूंगा, उसमें एविडेंस की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग उस रास्ते से नहीं जाएंगे, जो उस रास्ते से जाएगा उसको बेवकूफ बोलेंगे बाद में जाके, यार तू पागल है क्या यार, तेरे को दिख रहा है यहाँ पे जामे, तू इधर से क्यों नहीं आया, तो लोग जाएंगे उधर से ही। सो ये जो हिपोक्रेसी है लोगों की कि जिंदगी में आम दिन में रोजमर्रा की चीजों में एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ द डे दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ व्हाटएवर साइंस हैज गिवन देम, एंड येट they dismiss science and start professing faith और बिलीफ सिस्टम। सो ये एक हिपोक्रेसी है। या तो आप साइंस को बिल्कुल ही दरकिनार करते हैं कि मैं फेथ के सहारे चलूं, ताकि जब आपको कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जिसमें लाइफ एंड डेथ का मैटर हो जाए तो आप छोड़ें अस्पताल जाना, छोड़ें मेडिकल साइंस की तरफ जाना, छोड़ें मॉडर्न जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनकी तरफ जाना, कैसी भी हैं चाहे वो, फेथ पे ही बैठ जाएं फिर और फेथ से अपना इलाज करा रहे हैं। लेकिन मिरेकल मैं तब मानूंगा जब फेथ पे बैठने से किसी का इलाज हो गया। बट डू यू थिंक मिरेकल्स हैपन? भाई मिरेकल, आप मिरेकल किसको कहते हैं सर? मिरेकल कहते हैं उस चीज को कि कोई घटना हुई, आपके पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास उसके पास हो नहीं पा रहा है। हाल तो ऐसी घटनाएं बहुत कम है, ठीक है, लेकिन अगर एक घटना कोई ऐसी होती है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है तो उसमें दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि आपके पास आज एक्सप्लेनेशन नहीं है विद द काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव टुडे। गिव इट टाइम, आपको हो सकता है कुछ कुछ सालों के बाद आपको उसका रीज़न पता चल जाए और नॉलेज होता है। और ज़्यादातर जो मिरेकल्स मैंने अपनी लाइफ टाइम में देखे हैं वो अंधविश्वास निकले, सुपरस्टिशंस निकले। जैसे हम जब कॉलेज में थे, एक इंसिडेंट हुआ था कि सडनली शोर मच गया कि गणेश जी दूध पीने लग रहे हैं, और लोग जा जाके अपने दूध की बाल्टियाँ और डब्बे गणेश जी की मूर्ति पे डालने लग गए। एक्चुअली वो कैपिलरी रिएक्शन की वजह से दूध राइज कर रहा था, तो ये मिरेकल नहीं हुआ, लोगों ने इसे मिरेकल मान लिया और पागल हो गए लोग उसको करने के लिए, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना, जहाँ दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा वहाँ पे भीड़ भागती है। तो जिस चीज़ का आज रीज़न पता नहीं है वो डजंट मीन कि वो मिरेकल है। और अगर कोई एक चीज़ मिरेकल, मैं ऐसे मानूं कि एक ट्रेन पे मान लो 1 लाख लोग लेटे हुए हैं और ट्रेन की पटरी पे, और ऊपर से ट्रेन गुजर गई, ठीक है, और 99,999 लोग कट के मर गए और एक बंदा बच गया, और आप ये बोलो देखो मिरेकल होते हैं, मिरेकल होते हैं। व्हाई डोंट यू जस्ट फोकस ऑन दोज केसेस जहाँ पे सारे लोग मर गए? तो एविडेंस क्या बोल रहा है? एविडेंस आपको बोल रहा है कि रेल की पटरी पे अगर आप लेटोगे तो 99.9999% आपका चांस है कि आप कट के मर जाओगे ट्रेन के ऊपर जाने से, इतने परसेंट चांस है कि आप बच जाओगे। वो एक केस जो बचा है, दैट केस कैन नॉट बी द डिफाइनिंग लॉजिक रीजन फॉर यू बिलीविंग इन अ मिरेकल। अब वो बंदा क्यों बचा उसको इन्वेस्टिगेट करोगे तो आपको रीजन भी पता चल जाएंगे। इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला क्यों क्यों वो बंदा बच गया है, कोई वजह रही होगी उसकी। तो ये इन चीज़ों को मिरेकल बोल दिया जाता है। बहुत सारी जगहें आपने देखी होंगी, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे तो भूत हैं, दिस प्लेस इज हॉन्टेड, ठीक है, वो अल्टीमेटली जाके कुछ नहीं निकलता, अल्टीमेटली जाके वो अंधविश्वास ही निकलता है। तो अगर ये कहें कि पीपल हैव एक्सपीरियंस मिरेकल, आई एम श्योर दे हैव एक्सपीरियंस मिरेकल, डेजा वू होता है, बहुत लोग उसको मिरेकल भी बोल सकते हैं। People have experienced miracle, but if you try to explain them through scientific means, most often than not you will find an answer। और आपको अभी आंसर नहीं मिल रहा है तो कुछ साल बाद मिल जाएगा। अब आप देखो 80s में अगर कोई हमको आगे बोलता है कि सेलफोन्स होंगे तो हमें उस टाइम लगता है क्या बकवास है, तो मिरेकल होगा। अगर ऐसा हो तो आज है। 100 साल पहले कोई बोलता है हम चांद पे चले जाएंगे तो लगता कि मिरेकल, चांद पे कैसे जा सकते हैं, लेकिन आज हम चांद पे भी चले गए। तो अगर 100 साल पहले कोई ये बोलता कि हम चांद पे क्यों नहीं जा सकते, इसका जवाब फेथ में है कि चांद एक फरिश्ता है, फरिश्तों के पास इंसान नहीं जा सकते, फेथ तो ये बोलता है, फेथ आज भी शायद ये बोलता होगा। बट देन देयर इज अनदर थिंग, लोग बोलते हैं कि फेथ्स और रिलीजन से मोरालिटी आती है। विदाउट फेथ पीपल वुड जस्ट बी डूइंग एनीथिंग दे फील लाइक, बट फेथ एंड रिलीजन टेल्स देम कि ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है।
एक रास्ता दिखाता है आदमी को एक अच्छा इंसान बनने का। बट अगर रिलीजन ही नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी करने लग जाएगा। एक्चुअली उल्टा होगा मेरे ख्याल से। तो देखो, मैं एथिस्ट हूँ, रिलीजन में बिलीव नहीं करता, फेथ में बिलीव नहीं करता, लेकिन मेरा एक मॉरल कंपास है, मुझे राइट रॉन्ग पता है, बिना उसके मेरे को पता है। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन की वजह से ही आपको राइट रॉन्ग का मॉरल कंपास आता है, दैट्स नॉट ट्रू। और दुनिया में एथीस्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप देखें तो दुनिया में अ, बहुत कम ऐसे इमोरल काम होंगे जो एथीस्ट कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे हैं। बॉटम लाइन ये है कि मॉरल कंपास होने के लिए रिलीजन होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट रिलीजन की वजह से एक चीज़ और होती है, अदराइजेशन, कि जो मेरे फेथ का नहीं है, मेरे रिलीजन का नहीं है, वो समहाउ इन्फीरियर है, माई गॉड इज़ द बेस्ट, और ये लोग अलग हैं। ठीक है, कुछ रिलीजन में उन्हें काफिर कह देते हैं, किसी में कुछ बोल देते हैं, किसी में कुछ बोल देते हैं। वो अदराइजेशन की वजह से अब मॉडर्न टाइम्स में हम देख रहे हैं कितने रिलीजियस वॉर्स हम झेल रहे हैं, कितने कितने लोगों को रिलीजियस बेसिस पे, एथनिक बेसिस पे इतने जेनोसाइड्स हमारे आमने सामने हुए हैं। वो एथिस्ट ने तो नहीं करे, वो सारे उन लोगों ने करे हैं जो रिलीजन में बिलीव करते हैं, जो फेथ में बिलीव करते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट के रिलीजन अदराइजेशन करता है, बल्कि रिलीजन अपने आप को, एक रिलीजन अपने आप को श्रेष्ठ प्रूव करने के लिए वायलेंस पे भी उतारू हो जाता है। हालांकि सब रिलीजन में ये कहा गया है कि कहते हैं लोग कि हम वायलेंट नहीं हैं, बट आप एंड रिजल्ट देखें, वायलेंस कितना हो रहा है रिलीजन की वजह से, और वो किस वजह से, जिस चीज़ का कोई एविडेंस भी नहीं है। बट देन ये एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मॉरलिटी, मॉरल कंपास और जीने का सही तरीका में एजुकेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर अगर आप अपने अवाम को या अपने आने वाली जनरेशन्स को ढंग से एजुकेट करेंगे, एंड बाय एजुकेशन आई ऑल्सो मीन थ्रू साइंटिफिक, इफ यू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इन देम, तो आई डोंट थिंक उनके पास कोई मॉरलिटी का इशू आएगा। इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोल देते हैं कि इतने सारे वेपन्स और बॉम्ब वगैरह ये सब साइंस ने ही हमको दिए हैं, तब हमारा मॉरल कंपास कहाँ जाता है। तो आप ये देखें कि ये बॉम्ब्स वगैरह आपको साइंस ने नहीं दिए हैं, ये बॉम्ब्स और ये वेपन्स बनाए हैं उन इंसानों ने जिनको अपने एजेंडा, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलीजियस एजेंडाज होते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जिनको इनकी ज़रूरत है। साइंस ने आपको एक मेथड बताया है, कि मेथड क्या मतलब, एक नेचर का एक लॉ बताया है कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर रिएक्शन है, उस साइंस ने आपको बताया कि ये इस तरीके से आप एटम को ब्रेक कर सकते हैं। अब आप उस एटम को ब्रेक करके उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये साइंस थोड़ी बताएगा आपको। एक चाइनीज सेइंग है, टू ईच मैन इज गिवन द की टू द गेट्स ऑफ हेवन, बट द सेम की ओपन्स द गेट्स टू द हेल। तो आप कौन सा दरवाजा खोल रहे हैं, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। देन लोग ये भी बोलते हैं कि इतना सब कुछ दुनिया में है, ये सिर्फ बाय चांस नहीं हो सकता, किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, राइट? कि इट कैन नॉट बी सच ए रैंडम थिंग कि इतना सब कुछ बन गया, इतना परफेक्ट वर्ल्ड बन गया बिना, विदाउट गॉड। देखो, पहली बात तो ये कि ये एक रैंडम, इफ यू लुक एट द साइज ऑफ द यूनिवर्स ना, ये वर्ल्ड रैंडम ही है, एब्सोल्युटली रैंडम है। इफ के यूनिवर्स के साइज के हिसाब से अगर आप देखें कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ को इकट्ठे होना पड़ेगा, तब जाके ये प्लेनेट अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो सकेगी, दिस इज़ एब्सोल्युटली रैंडम। ठीक है, और ये कहते हैं कि ये परफेक्ट यूनिवर्स है। ये आप किस बेसिस पे कह रहे हैं? आप किसी चीज़ को परफेक्ट ये बोलते हैं जब आपके पास कंपेयर करने के लिए कुछ होता है, कि ये वाला जो यूनिवर्स है, ये 15-16 यूनिवर्स जो पड़े हुए हैं, इनमें ये बेस्ट है। आपके पास कंपेयर करने को तो कुछ है ही नहीं, आपके पास यही एक यूनिवर्स है, और इसी यूनिवर्स को आप परफेक्ट बोल रहे हो। तो ये तो वही बात होगी कि आप अपने घर में एक सेब खरीद के ले आओ, बोलोगे दुनिया में सबसे बढ़िया सेब यही है। कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता ना। और एंड इट इज सच ए कॉम्प्लेक्स लाइफ, इट कैन नॉट जस्ट बी एन कोइंसिडेंट। या सो आप अगर आपको ये कॉम्प्लेक्स लगता है, तो व्हाई नॉट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज, कि ये क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये कैसे इकट्ठा हुआ। अगर आप बोल रहे हैं कि ये जो इतना सारा रैंडम कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स और ऑलमोस्ट परफेक्ट यूनिवर्स या परफेक्ट यूनिवर्स, इसकी बनाने वाला तो कोई होगा ही होगा, तो बाय दैट लॉजिक जिसने भी ये बनाया है, जिसने भी ये यूनिवर्स बनाया है, उसको भी तो फिर बनाने वाला कोई होना चाहिए, क्योंकि वो भी परफेक्ट है।
फिर इसको आप कहाँ रोकेंगे? जिसने ईश्वर को बनाया उसको किसने बनाया, और फिर उसको किसने बनाया? ये तो अनएंडिंग साइकिल है ना। मतलब, और ये कोई लॉजिक, अगर कोई आके ये बोल दे कि नहीं ईश्वर तो अपने आप हमेशा से ही था, उसको किसी ने नहीं बनाया, मैं तो नहीं मानता ये बात। कि जब आप यूनिवर्स का क्रिएटर ढूंढ रहे हैं और इसलिए कि यूनिवर्स परफेक्ट है, तो फिर क्रिएटर का क्रिएटर भी ढूंढो ना। ठीक है, बट दैट्स वन थिंग, बट रिलीजन काफ़ी सारे पर्पस सॉल्व करता है हमारी सोसाइटी में। जैसे रिलीजन गिव्स मीनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, जिनको अपनी ज़िंदगी का मकसद मिलता है, उनको एक चलने की राह दिखती है। तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि इट गिव्स अ लॉट ऑफ कंफर्ट एंड होप एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट साइंस डजंट। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो रिलीजन का ये वाला पर्पस जो है, ये सिर्फ उनके लिए है जो जो समाज का सबसे गरीब और सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ तबका है, जिसके पास कोई होप नहीं है, जिसके पास कोई फ्यूचर नहीं है। उसको उसको ये बिलीव करना, मतलब उसको एक सोलेस देता है कि यार कम से कम कोई ऊपर वाला है जो मैं जिसकी संतान हूँ, जो मेरा ख्याल रखेगा। और इस बिलीफ के चलते वो अपने जीवन के कष्ट को काट लेता है। और अमीर लोग भी बिलीव करते हैं, बिल्कुल। मतलब आप बड़े से बड़े बिलियनर के पास जाएं, उनके घरों में भी फेथ का खूब सर्कस मच रहा होता है। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि भाई जो हमारे पास है कहीं चला ना जाए। बट लेकिन सोलेस, जो गरीब की बात कर रहा हूँ मैं, कि गरीब को सोलेस मिलती है, हमारे को सवाल ये पूछना चाहिए कि हमने ये सोसाइटीज किस तरीके की बना दी हैं, जहाँ पे एक तबका इतना गरीब है, उसका इतना ब्लीक फ्यूचर है कि उसको एक इमेजिनरी एंटिटी में बिलीव करना पड़ रहा है कि कम से कम भाई ये दुनिया में मेरा भला नहीं हो रहा है, कम से कम कोई ऊपर वाला है जो मेरा भला कर देगा। दिस इज अ फेलियर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। दिस डज नॉट इस्टेब्लिश द सुपीरियरिटी और रेलेवेंस ऑफ फेथ। फिर एक और चीज़ बात बोली जाती है कि यू नो देयर इज़ अ फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस, जो बोलते हैं ना, कर्मा, रीइंकार्नेशन या हेल, हेवन और ऑल दैट। सारी बातों का एक ही पॉइंट है, मतलब कि आप जो करोगे उसका कॉन्सिक्वेंस होगा। हाँ, तो मतलब ये तो लॉजिकल बात है, जो आप करोगे उसका कॉन्सिक्वेंस होगा ही होगा। हम्म। बट एक लास्ट क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि एथिज्म बहुत कॉमनली बोला जाता है कि यार ये गॉड को रिजेक्ट करने वाला साइंस एंड एथिज्म, ये सारी चीज़ें ना पहले हिंदुस्तान में कहीं पे नहीं थी, ये सब वेस्ट ने ज्ञान पे लाया हमारे हमारे को। हाउ डू एक्सप्लेन दैट कि वेस्ट से आए नॉन बिलीफ? नहीं, इस बात में कोई कोई इसका कोई फैक्चुअल एविडेंस है नहीं है। मैं तो कोई वेस्ट का नहीं हूँ, मैं तो बिलीव नहीं करता, मैं तो यूपी के गाँव का लड़का हूँ। बट एक और चीज़ है कि फेथ यूनाइट्स पीपल, लोगों को इकट्ठा करता है, इट गिव्स देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनको लगता है कि वी आर पार्ट ऑफ ए बिगर फिनोमिना। But what bigger phenomena, what bigger community you need than the entire human being race? ह्यूमन रेस जो है, हम उसके पार्ट हैं, वो आपको क्यों नहीं यूनाइट कर रहा? उसके अंदर आपको डिवाइड डिवाइड कर करके बोल रहे हैं कि अब इसमें से ये 25% हम एक हैं, ये 25% हम एक हैं, और ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं। तो फिर सम देखा जाए अगर, तो रिलीजन ने यूनाइट कहाँ किया? रिलीजन ने तो डिवाइड कर दिया। वो जो एक पॉपुलेशन थी ह्यूमंस की, उसको अलग अलग रिलीजन्स में बांट के, अलग अलग फेथ ग्रुप्स में बांट के उनको डिवाइड कर दिया और एक दूसरे का अदराइजेशन कर दिया। सो ये तो फेल ही होगी आपकी बात कि रिलीजन जो है यूनाइट करती है। यूनाइट करने के लिए तो हमारे पास इनफ रीजन है दैट वी आर द ओनली प्लेनेट राइट नाउ इन दिस एंटायर यूनिवर्स वेयर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट। इतना रीजन हमारे लिए काफ़ी यूनाइट होने के लिए, इतना रीजन हमारे लिए काफ़ी यूनाइट होने के लिए कि हम पूरा प्लेनेट हमारा घर है। हमें इसको कंजर्व करना है, इसको प्रिजर्व करना है, हमें आपस में ह्यूमन रेस की भलाई की बातें करनी है। तो ये तो यूनिटी के लिए बहुत बड़ा रीजन है। मगर आप इसमें भी डिवीजन क्रिएट कर रहे हो और बोलो कि हम अब फैक्शंस में यूनाइटेड है। आई डोंट थिंक दैट, उसको यूनाइटेड नहीं बोलेंगे, उसको तो आप ऑलरेडी फैक्शंस बना दिए ना आपने। ऑलरेडी एक यूनिटी को आपने डिवाइड कर दिया। तो ये तो कोई, ये बात तो मैं मानने से इनकार करता हूँ दैट रिलीजन जो है इट यूनाइट्स पीपल। आई डोंट थिंक सो। ठीक है, बट ओके, टू टू सम अप, आप व्हाट वुड यू सजेस्ट कि कोई देयर इज़ अ यंग माइंड हु इज़ कंफ्यूज्ड अबाउट दीज थिंग्स कि क्या साइंस सही है, रिलीजन सही है, आप व्हाट वुड यू गिव देम कि आप ये चीज़ें ट्राई कीजिए, एक्शनेबल टिप्स? देखिए, मैं वैसे छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कोई इतनी कोई
बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं किसी को कोई सलाह देने लग जाऊँ, लेकिन एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि सवाल पूछना शुरू करें यार। आप हर चीज़ को खामखा एक्सेप्ट ना कर लें, और साइंस तो इसको एनकरेज करता है। इवन साइंस तो अपने, जब आप साइंस के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी सवाल पूछने के बाद ही करते हैं। फेथ में सवाल पूछने की इजाज़त ही नहीं है, लेकिन अगर आपने सवाल पूछना शुरू कर दिया तो आपको फेथ और साइंस की असलियत समझ में आ जाएगी। तो सवाल पूछना कभी बंद ना करें, सवाल पूछते रहें, और सवाल का जवाब मिलने के बाद ही अपना डिसीजन लें कि भाई विच साइड यू आर ऑन। एक साइड लॉजिक और एविडेंस की, और एक साइड सिर्फ मानने की। सवाल ज़रूर पूछें। Are there any books you would recommend? बहुत किताबें हैं सर साइंस के बारे में, फेथ के बारे में तो आपको इतनी सारी किताबें नहीं मिलेंगी जितनी साइंस के बारे में मिल जाएंगी। तो आप स्कूल टाइम से पढ़ना शुरू करें, जब जब आपको मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करी जाए, जब आपको क्वांटम मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करी जाए, इतना बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है। स्टीफन हॉकिंग ने इतना पॉपुलर साइंस में लिखा है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बहुत लिखा है, रिचर्ड फैनमैन ने पॉपुलर साइंस बहुत लिखी है, कार्ल सैगन है, उन्होंने उन्होंने बहुत लिखा है। ये सब पढ़िए। अब कोई कहने को बोल देगा कि यार ये सारे वेस्टर्न नेम्स हैं, मैं बता रहा हूँ जो इजीली एक्सेसिबल है, जो उस लैंग्वेज में है जिसमें आपको समझ में आ जाए। अब मैं कोई आपको ऐसी किताब बताता हूँ, ऐसा ग्रंथ बता दूँ जो उस लैंग्वेज में जो आपको समझ में ही ना आए, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। और किताबें तो किसी भी लैंग्वेज में हो, कहीं की भी हो, जितनी पढ़ सको उतनी पढ़ लो। किताबें पढ़ने से, क्योंकि एक इंसान जो है अपनी 50 60 70 साल की ज़िंदगी में सब कुछ पता नहीं कर सकता। उसको दूसरों के तजुर्बे, दूसरों के एक्सपेरिमेंट, दूसरों के रिसर्च का ज्ञान तभी मिलेगा जब वो उनका लिखा हुआ पढ़ेगा। तो आप कोशिश करें जितना पढ़ सकें, और पढ़ने के बाद सवाल उठाएं। सवाल उठाएंगे तो आपके डिसीजंस आसान हो जाएंगे। Is there any specific incident or a book or something in your life which actually which actually made you think about all these things and question all this? या बिकॉज जो बच्चा जब पैदा होता है ना सर, तो वो नेचुरली इंक्विजिटिव होता है। नेचुरली वो उसकी ना सवाल पूछने की प्रवृत्ति होती है। आपने छोटे छोटे बच्चों को देखा हुआ, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि जो आसपास जो उनके माँ बाप या उनके जो सीनियर्स हैं फैमिली के, वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, और फिर उनके वो सवाल पूछने की प्रवृत्ति को दबाया जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की। तो मैं भी इंक्विजिटिव था, किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह मैं भी सवाल पूछता था, और मेरे भी इंक्विजिटिवनेस को दबाने की कोशिश करी गई, मगर वो दबी नहीं। मैंने अपने आप जवाब ढूंढने शुरू किए, मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी, मैंने अपने चारों तरफ फेथ के चलते जो इतनी इनजस्टिस, इतनी वायलेंस और इतना अंधविश्वास देखा, तो मुझे लगा कि यार ये तो गड़बड़ है। और वो जो नेचुरल इंक्विजिटिवनेस थी मेरे अंदर, उसके चलते मैंने सवाल किए, जवाब ढूंढे, किताबें पढ़ी, लोगों से इंटरेक्ट किया, दुनिया को ऑब्जर्व किया, एंड द जर्नी बिकेम ईजियर आफ्टर दैट। सो आपकी जो पैदाइशी जो इंक्विजिटिवनेस है, उसको मरने मत दो, उसको जिंदा रखो, सवाल पूछते रहो, ज्ञान अपने आप आता रहेगा।